हेलो प्यारे बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे जो इस सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। हम लोग सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान में कितने पार्ट होते हैं, सामाजिक विज्ञान से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और हम लोग उसके बाद जो है हम लोग क्या प्रयास करेंगे, स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक सामाजिक विज्ञान में, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग प्रयास कर देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान ये जो है सामाजिक विज्ञान दोस्तों, इसमें कुल नंबर जो पूछा जाता है ये 80 नंबर का होता है थ्योरी, और प्लस 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ये 80 नंबर जो होता है लिखित परीक्षा होता है, और 20 नंबर जो है अपने स्कूल में जो है परीक्षा होता है। तो ये टोटल कुल मिलाकर हो जाता है 100 नंबर का, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, 100 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान में कितने भाग होते हैं, सामाजिक विज्ञान में कितने भाग होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहला सामाजिक विज्ञान भाग होता है जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री होता है। दूसरा भाग क्या होता है इसमें, हिस्ट्री यानी इतिहास, इतिहास हो गया। इसमें ज्योग्राफी यानी भूगोल हो गया, क्या हो गया, भूगोल। उसके बाद आता है तीसरा में क्या आता है, तो तीसरा में क्या हो जाएगा इसका, तो उसमें हो जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, सिविक्स हो गया। और इसके सिविक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, तो नागरिक बोलते हैं, नागरिक बोलिए या राजनीतिक शास्त्र बोलिए, बात क्या है, बराबर है। उसके बाद आता है तो चौथा है, चौथा भाग में क्या हो गया, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स हो गया। उसके बाद क्या आता है, तो इकोनॉमिक्स आता है, इकोनॉमिक्स आता है। और इसमें क्या हम लोग कहेंगे, इकोनॉमिक्स जो है इसमें आ जाएगा जो कि अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र, सॉरी इसमें आ जाएगा अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था, यानी ये अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यही होता है। तो ये चारों किताब के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। किसमें, तो सामाजिक विज्ञान में। ये 10वीं में सामाजिक विज्ञान में ये चारों ही बुक आता है, एक होता है इतिहास, एक भूगोल, एक नागरिक और एक अर्थव्यवस्था। इसको राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं, इसको भारत का जो है यानी भूगोल बोलते हैं। भारत का भूगोल भी होता है, विश्व का भूगोल भी होता है, ये सब भी होता है। इसमें भारत का इतिहास भी होता है और विश्व का इतिहास भी होता है, इन लोगों के बारे में। इसमें हम लोग पॉलिटिक्स जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसमें जो है हमारे इकोनॉमी जो है मतलब देश का जो पूंजी होता है, अर्थव्यवस्था होता है, उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। अब आते हैं हम लोग इसमें क्या, तो देख लीजिए आपको 80 नंबर होता है, ये 20 नंबर होता है, और टोटल जो है 100 नंबर, यानी ये थ्योरी होता है, थ्योरी होता है। और इसमें क्या होता है ये, और प्रैक्टिकल होता है, ये प्रैक्टिकल होता है। ये थ्योरी होता है 80 नंबर का, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब इसमें भी देखेंगे हम लोग इतिहास का आते हैं, पहले किस पे आते हैं, इतिहास पे। हम लोग पहले पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, इसी बारे में पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। अब इतिहास में क्या है, इसमें कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो 1 नंबर का क्वेश्चन जो है, पहला तो भाग होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद 2 नंबर, या उसके बाद क्या नंबर जो है, इसके बाद पूछते हैं 5 नंबर वाला। तो 5 नंबर वाला सिर्फ एक ही नंबर, एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो है 2 नंबर वाला कितना है, तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं, जिसको लघु उत्तरीय बोलते हैं। और 5 नंबर का क्वेश्चन जो है 1 पूछे जाते हैं, इसको दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं। लघु उत्तरीय होता है, ये दीर्घ उत्तरीय होता है। आप ऑब्जेक्टिव बात करें तो ऑब्जेक्टिव 5 प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाता है, ये भी 5 प्रश्न 5, ये 1 नंबर का क्वेश्चन 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टोटल कितने, देखिए 2 दूनी 4 और ये 2 प्रश्न, 4 5 9 और 9 5 14, ये टोटल कुल 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें देख लिया जाए, तो देख लिया जाए ये दोगुना होता है, ये दोगुना होता है, दोगुना होता है, ये मतलब 4 क्वेश्चन आ जाएगा। दोगुना होता है मतलब 4 क्वेश्चन हो गया। ये भी देखा जाए तो ये भी दोगुना होता है, तो मतलब 2 क्वेश्चन हो गया। दोगुना होता है 2 क्वेश्चन हो गया। ये देखा जाए तो ये भी दोगुना होता है, तो मतलब कितना क्वेश्चन हो गया, तो इसमें भी क्वेश्चन कितना हो गया, तो इसमें 10 क्वेश्चन हो गया। यानी इसमें से आपको बनाना रहता है कितना, 14 नंबर का बनाना रहता है। तो आसान है बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग जो है अच्छे से बारीकी से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला इतना आ गया। अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो इतिहास के पिता कौन है। तो अब हम लोग देखिए जानेंगे इतिहास के पिता कौन है। तो इतिहास के जो, अब इतिहास किसे कहते हैं, अब कहते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास जो इति यानी बीती हुई कहानी जो होता है, जो बीती हुई कहानी के बारे में हम लोग जानते हैं उसको इतिहास कहते हैं। जो 10 साल पहले हो, या 5 साल पहले हो, या 1 साल पहले हो, या 10 दिन पहले हो, जो बीत गया घटना, कोई भी घटना बीता हुआ होता है, उसको दिन बाय दिन, डेट बाय डेट जो पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो बीती हुई कहानी को हम इतिहास कहते हैं। बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। अब बीती हुई घटनाओं को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। बीती हुई घटना को इतिहास कहते हैं। अब इतिहास के पिता कौन है, इतिहास के पिता
इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के पिता कौन है? ये तो हेरोडोटस है, हेरोडोटस इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस है। अब कहा जाए ये इतिहास के मैन पिता हेरोडोटस है। और भारत में इतिहास के पिता कौन है? तो भारत में इतिहास का पिता, इतिहास के पिता, तो इतिहास के पिता कौन हो जाएगा भारत में? बताइए इतिहास के पिता कौन होगा भारत में? तो मैगस्थनीज होता है। क्या होता है? मैगस्थनीज। तो यहाँ पे मैगस्थनीज, अस्थनीज। भारत में इतिहास के पिता मैगस्थनीज, और इतिहास के पिता मुख्य पिता तो हेरोडोटस है। यानी पूरे वर्ल्ड ओवर मतलब पूरे दुनिया का इतिहास, अगर दुनिया में देखा जाए इतिहास के पिता कहा जाए तो हेरोडोटस होता है। और भारत में इतिहास के पिता कौन है? तो भारत के इतिहास के पिता मैगस्थनीज होता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे टॉपिक की बात करेंगे। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे हम लोग आगे देखते हैं। इस इतिहास में कौन चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे सो देखते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करना तो आप वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे जो कि इतिहास के पहला चैप्टर के बारे में हम लोग, पहला चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद है। ये पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। हम लोग इसी के बारे में जानेंगे इतिहास में। इतिहास में क्या पहला चैप्टर? यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यूरोप क्या है और राष्ट्रवाद क्या है? यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक क्या है? महादेश है। महादेश है। यूरोप एक क्या है? तो महादेश है। ठीक है। यूरोप कहा जाए यूरोप महादेश होता है। यूरोप एक महादेश है, जैसे एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, अंटार्कटिका महादेश, ये सब जो है महादेश है। तो यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक क्या है? महादेश है। अब हम लोग कहते हैं यूरोप महादेश में क्या कौन कौन सा देश आता है? इस महादेश में कौन कौन सा देश आता है? तो इस महादेश में जो फ्रांस, इटली, ये सब जो है इस महादेश में जो इटली, फ्रांस, पर्सा और अनेक सरकार, जर्मनी, ये सब जो देश है, जर्मनी, मतलब बहुत सारे देश आते हैं इसमें। और ये ऑस्ट्रिया भी इसमें आता है, ऑस्ट्रिया होता है, ऑस्ट्रिया, मतलब ये सभी देश इसमें आते हैं। और आदि मतलब देखिए इसमें कहा जाए कि यूरोप महादेश में कौन कौन सा देश आता है? पहला इटली हो गया, दूसरा फ्रांस हो गया, तीसरा पर्सा हो गया, चौथा जर्मनी हो गया और पांचवा ऑस्ट्रिया। इसके अलावा भी देश है, इसके अलावा भी इसमें देश आता है। उतना हम लोग को डीपली में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखिए इसके बाद क्या करेंगे? राष्ट्रवाद। पहले यूरोप के बारे में हम लोग समझ लिए कि यूरोप में क्या है। यूरोप एक महादेश है। पूछा जाए यूरोप एक क्या है, क्या बोलेगा? यूरोप ऑब्जेक्टिव बन सकता है। यूरोप एक क्या है? महादेश है। और यूरोप महादेश में कौन कौन सा देश आता है? तो यूरोप महादेश में इटली, फ्रांस, पर्सा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अनेक प्रकार के देश आप लोगों को इसमें नोट में मिल जाएगा। किसमें नोट मिल जाएगा? नोट्स में आप लोगों को पूरे देश का नाम मिल जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, किस बारे में जाएंगे? राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद क्या है? ये राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि राष्ट्र, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, भावना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। तो अपने जो देश, राष्ट्र के प्रति, किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम, और कौन सी? प्रेम की भावना जो होती है, प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्र के प्रति जो भावना होता है, प्रेम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने अपने राष्ट्र प्रति, जैसे हम लोग भारत के हैं तो अपने भारत के प्रति जो भावना होगा, प्रेम होगा हम लोगों का, वही हमारा राष्ट्रवाद कहलाएगा। और अनेक जो देश है, कौन से देश? ऑस्ट्रेलिया के जो अपने देश, ऑस्ट्रेलिया वाले को अपने देश के प्रति जो प्रेम होता है वही उसका राष्ट्रवाद हुआ। तो राष्ट्रवाद का परिभाषा हम समझिए, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होती है उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। राष्ट्रवाद के, राष्ट्र के प्रति प्रेम और भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। और इसमें महादेश, यूरोप एक महादेश है, और इटली, फ्रांस, पर्सा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि ये सब क्या है? इस यूरोप महादेश में आते हैं। ये सभी देश इस महादेश में आते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब डायरेक्ट हम लोग यूरोप के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा बहुत आज डीपली में जान लेते हैं। तो यूरोप क्या है? तो यूरोप एक क्या है? यूरोप एक महादेश है। यहाँ पे इस तरह ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि यूरोप एक महादेश है। कोई पूछता है ऑब्जेक्टिव यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक महादेश है। दूसरा में क्या आ सकता है? इसमें यूरोप एक महादेश है। उसके बाद आएगा यूरोप जो है, यूरोप महादेश में कौन कौन सा देश आता है? ये भी आप लोग पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया,
ऑस्ट्रिया के बाद क्या होता है पर्सा, पर्सा के बाद आप लोग को आ जाइए क्या तो यूनान, यूनान, यूनान के बाद आइए पोलैंड, पोलैंड के बाद आ जाइए बोहेमिया, बोहेमिया आदि, यानी कितना देश का हमारा आदि ये इसमें। और इसमें एक तो छूट गया बोहेमिया, फ्रांस छूट गया, फ्रांस नहीं लिखा फ्रांस, ये तो फ्रांस के बारे में हम लोग पढ़े करेंगे आदि। ये सभी देश इसमें आते हैं। कोई पूछेगा यूरोप महादेश में कौन कौन सा देश आता है, तो यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पर्सा, यूनान, पोलैंड, बोहेमिया और फ्रांस आदि सभी देश आते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए तो हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप एक महादेश है, यूरोप एक क्या है महादेश है। यूरोप महादेश में कौन कौन सा देश आता है, तो इटली, फ्रांस, पर्सा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तो शॉर्ट में मार दिया है। अब यहाँ पे देखिए यूरोप एक महादेश है, यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, पर्सा, ऑस्ट्रिया और यूनान, पोलैंड, बोहेमिया, फ्रांस आदि सभी देश आते हैं। और राष्ट्रवाद क्या है, तो अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, प्रेम की भावना होती है उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे इसके बाद राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। और एक बात इसमें और मुख्य पॉइंट जोड़ देते हैं कि राष्ट्र एक ऐसी भावना है, राष्ट्र एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को मैं एकता का वाहक बनाती है, बनती है, यानी वाहक बनाती है, बनती है। ठीक है, देखिए राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले, यानी कोई भौगोलिक परिवेश में रहने वाले हैं, समाज में रहने वाले हैं लोग होते हैं, या संस्कृति मतलब अपना अपना धर्म जो होता है वो अलग अलग होता है, इसमें भी रहने वाले सभी लोगों में क्या बनाती है, एकता बनाती है। ये भी राष्ट्रवाद हो सकता है। तो क्या बोलोगे, किसी भी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक की जो एकता बनती है वहाँ की एकता बनती है, ये रहने वाले वहाँ क्या रहने वाले जो एकता बनती है, जो उसी को हम कहते हैं राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आगे इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति क्या है, तो फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति जो 3 टोटल क्रांति हुआ है। फ्रांस में क्या क्रांति हुआ, 3 क्रांति हुआ। तीनों को हम लोग डिग्री से डिवाइड करेंगे। तो एक क्रांति आया था 1789 में, एक क्रांति कब आया था 1789 में, दूसरी क्रांति कब आई थी तो 1830 में, तीसरी क्रांति कब आई थी तो 1848 में। ये 3 क्रांति हुआ था। फ्रांस में टोटल क्रांति कितना हुआ था, 3 क्रांति हुआ था, उसमें से 1789, 1830 और 1848 में। तो ये 3 क्रांति हुआ था। अब पहली क्रांति में जो फ्रांस के राजा कौन थे, तो लुई सोलमी थे। लुई सोलमा राजा था यहाँ का। फ्रांस का राजा कौन था, लुई सोलमा था। जब 1789 की क्रांति आई थी, जब 1830 की क्रांति जो हुआ था तो उसमें जो है फ्रांस का राजा कौन था, तो उस यहाँ के जो है चार्ल्स 10वीं था। चार्ल्स 10वां था और 10वीं ले लो, 10वीं चार्ल्स 10वीं। और 1848 की जो क्रांति हुआ था उसका उस समय में वहां का राजा कौन था, तो लुई फिलिप्स था। लुई फिलिप था। अब देखिए जो 1789 क्रांति में लुई सोलमा था वहाँ का राजा, और 1830 की क्रांति में चार्ल्स 10वीं था वहाँ का राजा, और 1848 की क्रांति में लुई फिलिप्स था वहाँ का राजा था। अब हम जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति जो हुआ था तो 1789 के बारे में हम लोग डिग्री में जानेंगे। 1789 में जो हुआ था फ्रांस की क्रांति, उसमें जो लुई सोलमी का क्या क्या योगदान था, क्या क्या कारण थे, कारण के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। कारण क्या था, तो फ्रांस की जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का क्रांति के कारण, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे पहले जानेंगे। तो फ्रांसीसी के कारण क्या था, तो फ्रांस का जो राजा था लुई सोलमा निरंकुश शासक था। कौन सा शासक था, फ्रांस का राजा जो था, फ्रांस का राजा लुई सोलमा निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक मतलब हुआ कि अपना जेब भरने में लगा था। क्या था, अपना जेब भरने में लगा था।
फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां वो निरंकुश शासक था। वो अपने फायदा के लिए किसी भी जनता को कोई भी बंदी बना सकता था। यानी जनता से क्या करता था, टैक्स वसूलता था। क्या वसूलता था? टैक्स जो होता है ना, जनता से लेके अपना जेब भरता था, देश में नहीं लगाता था। जो भी देश था वो फ्रांस देश था, देश में किसी भी सिपाही को कोई भी मतलब देश के लोगों को नहीं देता था। वो देश के लोगों से अपना टैक्स वसूलता था, यानी जो होता है टैक्स वो वसूल के और अपना जेब भरता था, अपना मतलब बिल्डिंग बनाता था, अपने अपने लोगों को क्या करता था, पूरा करता था। अब उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद फ्रांस के लोगों पर टैक्स वसूलने लगा। लोगों से जो है टैक्स क्या गया, टैक्स का बोझ डाल दिया। अधिक हो गया। तो फ्रांस के लोगों पे जो है टैक्स का बोझ जो बहुत ज्यादा कर दिया। ये जो लुई 16वां था, ये अपने फ्रांस के लोगों पर जो है ना बहुत ज्यादा अधिक मतलब हर महीने हर दिन मतलब टैक्स लेता था, ये वसूली करता था ये। और वसूली करने के बाद ना देश में ना लगा के ये खुद क्या करते थे, अपने जेब भरते थे, अपने लोगों को, अपने जो नजदीकी लोग थे उनका पूरा जरूरत जो है पूरा करते थे, अपना जरूरत पूरा करते थे ये। तो ये क्रांति कारण जो है ये था। यानी पूछेगा 1789 में फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, तो कारण वही थे जो क्रांति हुआ था। तो क्यों क्रांति हुआ था, जो फ्रांस के जो राजा थे लुई 16वां वो अपना निरंकुश शासक था। कैसा पूछेगा कि फ्रांस लुई 16वां कैसा शासक था। लुई 16वां जो है कैसी शासक था, तो वो कैसा शासक था, तो वो कैसा शासक, तो वो निरंकुश शासक था। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आप पूछेगा फ्रांस के लोगों पर किस चीज का बोझ ज्यादा डाल दिया हुआ था, तो वो टैक्स का बोझ जो है अधिक कर दिया हो गया था। फ्रांस के लोगों पे जो है टैक्स का जो बोझ है बहुत ज्यादा हो गया था। और वो क्यों कौन कर दिया हुआ था, तो लुई 16वां ने कर दिया। और लुई 16वां क्यों किया, तो क्योंकि वो उसका अपना जरूरत जो था वो पूरा नहीं हो रहा था उतना में, तो वो अपना जरूरत पूरा करने के लिए जो है लोगों से वहाँ के जो निवासी थे फ्रांस के, उन निवासी से अपना टैक्स लेके अपना जेब भरते थे। और अपने जो नजदीकी लोग थे, अपने जो अगल बगल के लोग थे, मतलब अपने पास के मतलब जानने वाले लोग थे, उनका जो है जेब को भरते थे, अपना जेब भी भरते थे। तो ये है फ्रांस की क्रांति के कारण। अब हम परिणाम जानेंगे, देख लीजिए आप लोग इसको। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम। तो इसमें क्या हुआ, जो लुई 16वां थे उसका राजशाही करता था। मतलब राजशाही जो इससे पहले हम बोले हैं कि राजशाही करता था, जो कि अपना जेब भरता था खुद का, तो उसको राजशाही ही बोलते हैं। तो राजशाही जो था उसका अंत हो गया। क्या हो गया, उसका अंत हो गया। तो क्या हम इसमें लिखेंगे कि लुई 16वां के राजशाही, लुई 16वां के राजशाही का क्या हो गया, अंत हो गया। राजशाही का क्या हो गया, राजशाही का अंत हो गया। राजशाही का क्या हो गया, अंत हो गया। और राजशाही का जब अंत हो गया तो एक नया चीज निकलेगा कि नहीं। जब राजा शासन का अंत हो जाएगा तो एक जो है जनतंत्र का स्थापना हुआ। किसका स्थापना हुआ, उसके बाद जनतंत्र का स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, जनतंत्र का स्थापना हुई। और जनतंत्र का स्थापना हुआ उसके बाद जब इसका क्या हो गया, लुई 16वां का राजशाही ज्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि ये आप लोग नमा में पढ़े होंगे। तो लुई 16वां जो थी राजशाही का शासन करता था, ये अपना जेब भरता था और लोगों को कुछ देता नहीं था। तो ये अपना लोगों ने क्रांति कर दिया। क्रांति मतलब फ्रांस का कारण ढूंढ लिया, क्रांति कर दिया। इसके विरुद्ध लोग खड़ा हो गए। और जब लोग खड़ा हो गए इसके विरुद्ध, इसका जो है जब देश के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोग खड़ा हो जाते हैं एक आदमी के विरुद्ध, तो उसका उतना राजशाही चलेगा नहीं। तो इसका राजशाही का अंत हो गया और फिर जनतंत्र का क्या हो गया, जनतंत्र की स्थापना हो गई। जब जनतंत्र की स्थापना होगी तो फिर उसमें कौन आ गया दोबारा, अब इसका मृत्यु का हो गया। नोट पर लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं कि लुई 16वां का अंत कब, यानी मृत्यु लुई 16वां की मृत्यु जो है 1793 में हुआ। लुई 16वां की मृत्यु, लुई 16वां को 1793, लुई 16वां को 1793 ईस्वी में फांसी दे दिया गया। फांसी दे दिया गया। अब लुई 16वां को 1793 ईस्वी में क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। जब इसका कोई अंत कराइए, इतना हरामी था, इतना जो हरामी बोलिए, या इतना जो अपना जेब भरने वाला था कि इसको जो है 1793 ईस्वी में क्या कर दिया गया, वहां के लोगों ने फांसी दे दिया गया। अब आता है नेपोलियन का राज। किसका राज आता है, नेपोलियन।
अब आया नेपोलियन का राज। नेपोलियन का राज कब आया? नेपोलियन बोनापार्ट बोलिए या नेपोलियन युग बोलिए, नेपोलियन का युग आता है उसके बाद। नेपोलियन का युग जो 1804 से लेके 1815 तक चलता है, इसका 1815 तक चलता है नेपोलियन युग। नेपोलियन युग कब से कब तक चलता है? पूछेगा नेपोलियन युग कब से कब तक था, तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो नेपोलियन युग 1804 से 1815 ईस्वी तक चला। नेपोलियन युग कब से कब तक चला? 1804 से 1815 ईस्वी तक चला। तो इसका नेपोलियन युग 1804 से 1815 तक चला। अब आता है 1804 में क्या क्या हुआ था? 1804 में क्या हुआ था? तो नेपोलियन जो फ्रांस के नेपोलियन फ्रांस सहित फ्रांस जो नेपोलियन था वो फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस का क्या बना? सम्राट तो बना। अब नेपोलियन जब 1804 ईस्वी में आया और नेपोलियन का युग चालू हुआ तो ये फ्रांस का सम्राट बन गया। अब लोगों को दिखाने लगा कि हम यहाँ हम जो है फ्रांस के सम्राट हैं, हम जो है यहाँ पे हर एक चीज करेंगे, जो हम इसको इस देश के लिए हम लोग खड़े रहेंगे अच्छे से। तो ये दिखाने लगा। अब क्या था 1804 में फिर क्या हुआ? ये एक नीति लागू किया। क्या लागू किया? नीति 1804 में उसी वर्ष 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया। नेपोलियन संहिता लागू किया। अब ये जो है 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया। अब इस संहिता में ये था कि हम जो है क्या करेंगे, उसके बाद क्या गया वार टू जो युद्ध हो गया, जो मैं इसका हार हो गया। फिर क्या हो गया? 1815 ईस्वी आया। फिर 1800 अब ये इतना दिन तक 1815 तक ये अपना शासन करता रहा 1815 तक। अब 1815 में क्या हुआ? 1815 में नेपोलियन वाटरलू युद्ध हुआ। नेपोलियन वाटरलू के क्या हुआ? युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो उसमें क्या हो गया? तो युद्ध में क्या हुआ? हार हो गया। युद्ध में क्या हुआ? युद्ध में हार हो गया। हार डायरेक्ट लिखते हैं, युद्ध में क्या हो गया? हार हो गया। जब युद्ध लड़ने लगा ये तो क्या जब वाटरलू के युद्ध जो हुआ जब चालू हुआ तो उस युद्ध में 1815 में वाटरलू की क्या युद्ध जो चालू हुआ तो उस युद्ध में नेपोलियन ने क्या हो गया? हार हो गया। क्या हो गया? हार हो गया। जब हार हो गया तो 1821 ईस्वी में क्या हुआ? इसका नेपोलियन का क्या कर दिया? मृत्यु हो गया। इसका मृत्यु फिर जब 1821 ईस्वी हुआ, जब हार के कारण इसका जो है मृत्यु हो गया। तो 1821 ईस्वी में नेपोलियन का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया। तो अब पूछा जाए इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है इसमें? देखिए नेपोलियन युग कब से कब तक चला? तो 1804 से 1815 तक। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का क्या सम्राट बन गया? पूछेगा नेपोलियन जब फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 में। अब 1804 में फ्रांस का सम्राट कौन बना? नेपोलियन बना। 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता का लागू किया। नेपोलियन जो है जब 1804 हुआ तो उसमें एक संहिता एक कानून लागू किया। उस कानून का नाम क्या था? नेपोलियन संहिता हुआ था। एक कानून नेपोलियन लगाया उस कहाँ? तो फ्रांस में जो एक कानून लगाया उस कानून का नाम क्या था? नेपोलियन संहिता कानून था। क्या था? नेपोलियन संहिता कानून था। अब क्या 1815 ईस्वी में नेपोलियन ने जो वाटरलू जो युद्ध था उस युद्ध में अपना हार हो गया। उसका नेपोलियन का हार हो गया। जब हार हो गया तो हार को बर्दाश्त ना कर पाया। उसके बाद क्या हो गया? 1821 ईस्वी में नेपोलियन का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो इतना आप लोग समझ आ गया। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है किसका युग? मेटरनिख का युग। किसका युग आता है? मेटरनिख का युग। जब मेटरनिख का युग आया तो उसमें मेटरनिख कब तक अपना शासन किया? उसमें मेटरनिख जो शासन किया 1815 से 1848 तक अपना शासन किया। ये मेटरनिख जो है कब से कब तक अपना शासन किया? 1815 से लेकर 1848 तक ने इन्होंने अपना शासन किया। जब बताया इसमें एक आया वियना सम्मेलन आया। कौन सम्मेलन है? वियना सम्मेलन। उसमें वियना सम्मेलन में ये लिखा था कि यूरोप की जो विजय शक्तियां थी उसने नेपोलियन के पतन के बाद जब यूरोप की जो विजय शक्तियां थी वो नेपोलियन को जो पतन कर दिया, यानी मार दिया, उसको हरा दिया युद्ध में। उसके बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया। एक ऑस्ट्रिया की राजधानी थी ऑस्ट्रिया की, और पूछा जाए ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी जो क्या है? वेना है। वेना है। क्या है? वेना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वेना है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वेना में एक सम्मेलन बैठा है।
एक सम्मेलन का बैठक हुआ, एक सम्मेलन लगा, उसका सम्मेलन उस सम्मेलन में बुलाया और जिसे वेना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो क्या पूछेगा, आपको पूछे कहेगा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी में एक सम्मेलन का बैठक हुआ, उस सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? तो उस सम्मेलन को वेना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रिया में सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? वेना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वो वेना सम्मेलन के जो है कब हुआ? वेना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में हुआ था। और किसके पतन के बाद? तो नेपोलियन के पतन के बाद एक शक्ति जो है वहाँ यूरोप महादेश में ही था, सब कुछ हो रहा था। फ्रांस और जो लड़ाई जो हुआ युद्ध, तो यूरोप महादेश में जो एक शक्तियाँ थी, वो शक्तियाँ जो किसी नेपोलियन को मात दे दिया यानी हरा दिया, तो उस शक्तियों को बुलाया गया और सम्मेलन में बैठा। उस सम्मेलन को किस नाम से जाना था? वेना सम्मेलन के नाम से जाना था। और वेना सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वेना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अब आगे हम देखते हैं कि वेना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। तो वेना सम्मेलन जो थी, उस सम्मेलन को देखभाल किसके अंदर था? उस सम्मेलन में किसी को कोई सी कमी ना हो और उससे कोई सी का घटना ना हो, लड़ाई ना हो, उसका देखभाल कौन कर रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, तो मेटरनिक था। मेटरनिक ने ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन है? तो मेटरनिक। सवाल आ सकता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के चांसलर का नाम क्या था? क्या बोला? मेटरनिक नाम था। और ये मेटरनिक जो है वो सम्मेलन जो हुआ था वेना सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में, उस वेना सम्मेलन का देखभाल इसके अंदर था। ठीक है, मेटरनिक के अंदर था उस सम्मेलन का देखभाल। अब आ गया था क्या? मेटरनिक जो प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिक क्या था? प्रतिक्रियावादी शासक था, और जिसका उद्देश्य था कि गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना। तो मेटरनिक भी एक ऐसा जो है उभरा, मेटरनिक जो नाम ऐसा उभरा जो गणतंत्र को क्या कर दिया? समाप्त करने वाला था। इसको गणतंत्र को समाप्त करने वाला था और राजतंत्र को चालू करने वाला था। ये मेटरनिक भी जो है अपना राजतंत्र ही चालू करने वाला था, ये अपना ही जेब भरने के लिए तैयार था और जनता को कोई फायदा देने वाला नहीं था। तो इसके बाद आएगा हम लोग का 1830 की क्रांति फ्रांस की, और 1848 की क्रांति पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। और आप लोग नोट्स लेने जाते हैं तो इस नंबर से आप लोग संपर्क कीजिएगा, इस नंबर का आप लोग मैसेज कीजिएगा। आप लोग को यहाँ से नोट्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नोट्स मिल जाएगा इस नंबर पे। तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए और जिस सब्जेक्ट का जिस चैप्टर का नोट चाहिए तो आप लोग इस पर से ले सकते हैं। तो आप लोग देखें तो आप लोग को समझ में आई होगी, आप लोग अच्छे से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले लेक्चर में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग 1830 की क्रांति फ्रांस के और 1848 की क्रांति, और उससे आगे भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे।